Hello everyone, I am Ayonisa Patre, working as an assistant professor in computer science department. ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस शेड्यूलिंग के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहाँ यूज़ हो रही है, इसको इम्प्लीमेंट क्यों किया गया है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और ये किस किस अप्रोच को अप्लाई करती है या फॉलो करती है, ये हम आज सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हर प्रोसेस के साथ एक प्रायोरिटी दी हुई होती है, उसी बेसिस पे हम उसे सीपीयू को अलॉट करते हैं। इसके पहले हमने दो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ी है, एक पढ़ी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम और जो दूसरी पढ़ी है वो पढ़ी है हमने शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम। ये दोनों भी दोस्तों प्रायोरिटी के बेसिस पे ही वर्क करती है। जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हम ऑर्डर को जो है वो प्रायोरिटी बनाते हैं, जिस ऑर्डर में वो अराइव हुई हैं उस बेसिस पे हम सीपीयू अलॉट कराते हैं, और जो एसजेएफ है उसमें हम जो बर्स्ट टाइम है उसको प्रायोरिटी का बेस लेते हैं। जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा उसको सबसे पहले हमारा प्रोसेसर अलॉट करेंगे। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिया है इसमें सभी प्रोसेस के साथ एक एक प्रायोरिटी दी हुई है। अब हम ये समझते हैं कि प्रायोरिटी को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टास्क होता है मेन, वो होता है प्रोसेस को मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ बहुत सारी प्रोसेस को मैनेज करता है। जैसे बैकग्राउंड प्रोसेस चलती है, जैसे आपका एक जो होता है सिस्टम प्रोसेस चलती है, फोरग्राउंड प्रोसेस अलग होती है, सीपीयू को हैंडल करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई सारी प्रोसेस को मैनेज करता है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है वो होती है हमारी सिस्टम की प्रोसेस। अगर सिस्टम की प्रोसेस को हमें मैनेज करना है तो उसके लिए प्रायोरिटी को सेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा सिस्टम का जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ जाएगा, या ये कहिए कि हमारा जो सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। डिस्ट्रॉय मतलब डेड हो सकता है, हमें रिस्पॉन्स नहीं कर सकता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि सीपीयू है जो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है और एक प्रोसेस है जिसको फ़ैन को रोटेट करने की नीड है, एक जो प्रोसेस है उसको ये परफॉर्म करना है कि हमारा जो फ़ैन है वो रोटेट होता जाए। तो यहाँ पर क्या आप ये चाहेंगे कि पहले कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिथम परफॉर्म हो या कोई टास्क अदर परफॉर्म हो, उसके बाद हमारा जो सीपीयू के लिए हम प्रोसेस करना स्टार्ट करें? बिल्कुल नहीं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारा सिस्टम है वो, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ जाएगा। या फिर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारा यूपीएस होता है और उसका पावर डाउन हो रहा है और वो बार बार एक फ्लैग को जनरेट कर रहा है कि डेटा को सेव करिए, डेटा को सेव करिए, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा? डेटा को सेव करना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो करेंटली वर्किंग वाला वो है वो लॉस हो जाएगा। तो इस टाइप की कंडीशंस में हमें सिस्टम की प्रायोरिटी को हाई रखनी होती है। सिस्टम की प्रायोरिटी को हाई रखने के लिए हम यहाँ पे प्रायोरिटी के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिकली सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हम यहाँ पे प्रायोरिटी के कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं। अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, वो इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिनाई करती है या उसके अगेंस्ट होती है, हम ऐसा समझ सकते हैं। तो जैसे मैं इसको एक रियल लाइफ के एग्जांपल से अटैच करके आपको समझाती हूँ कि हम लोग सभी, जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई हमारे आईएएस अफसर है, डीएमजी हैं, डीएम साहब हैं, तो ये सब हमारे ये जो लोग हैं ये एक पोस्ट के कारण ये हायर प्रायोरिटी हैं, इनको हम एज अ हायर प्रायोरिटी देते हैं। और कई लोग ये सोचते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट है मतलब कि सबका समान अधिकार है, सारी प्रोसेस को आप एक के बाद एक रिसोर्स देते जाइए और अपनी टास्क को परफॉर्म करते जाइए। बट ऐसा नहीं है। जैसे हमारे रियल लाइफ में एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे जो हमारे डीएम साहब हैं उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो उनको हमने जो रिसोर्स एलोकेट किए हैं, जैसे उनको कार दी है, उनको बंगला दिया है, और उनको हमने क्या अलॉट किया है, साथ ही साथ 3-4 पुलिस वाले जो हैं वो अलॉट किए हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो इस टाइप के रिसोर्स उनको हमने दिए हुए हैं। क्यों दिए हुए हैं? ताकि वो जो अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रहे हैं वो प्रॉपर कर सके, अच्छे से कर सके। क्या हम चाहेंगे हमारे डीएम साहब कल ऑफिस जाए तो वो लेट जाए? नहीं। क्यों?
क्योंकि उनके ऊपर पूरे डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे जैसे बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि वो लेट होंगे तो हमारा टास्क जो है वो डिले होगा। कहीं ना कहीं यदि वो अपना काम रूटीन से कर रहे हैं तो जो बेनिफिट है वो हम सभी को मिल रहा है, हमारे समाज में ही सारे लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सेम यहाँ पे वही है कि हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस को यदि हम सेट करते हैं तो उसके कारण जो लोअर प्रायोरिटी है या सिस्टम की प्रायोरिटी को हम हायर बता रहे हैं, तो बाकी के लोअर प्रायोरिटी की जो प्रोसेस हैं उनके लिए कुछ हार्म नहीं है, कहीं ना कहीं उनका भी फ़ायदा है। इसलिए इस प्रोसेस में हम सिस्टम की प्रायोरिटी को हाई रखते हैं और बाकी की प्रोसेस को लो रखते हैं। बेसिकली सिस्टम के एग्जिस्टेंस के लिए ही हम प्रायोरिटी के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। आप यहाँ अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रायोरिटी हमने क्यों सेट की है और क्यों इम्प्लीमेंट किया है। अब हम उसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखेंगे और उसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, हियर अ प्रायोरिटी इज एसोसिएटेड विथ ईच प्रोसेस। यहाँ हर प्रोसेस के साथ उसकी प्रायोरिटी दी हुई है, जैसा कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम आउट ऑफ ऑल अवेलेबल प्रोसेस CPU इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विच प्रोसेस द हाईएस्ट प्रायोरिटी। एकदम सही है कि जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसे हम CPU एलोकेट पहले करेंगे और जिस प्रोसेस की लो होगी उसे बाद में करेंगे। अब ये जो हाई और लो का कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। जनरली ये एग्जाम में दिया जाता है कि आपको हायर नंबर को लोअर प्रायोरिटी लेना है या लोअर नंबर को हायर प्रायोरिटी लेना है। ये जो हायर लोअर का कॉन्सेप्ट है ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है, टाई इज सॉल्व यूजिंग FCF ऑर्डर। यहाँ पर आप देखेंगे जो मैंने क्वेश्चन लिया है उसमें जो दो लास्ट प्रोसेस है उनका दोनों का जो प्रायोरिटी है वो इक्वल है। तो यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम या उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ पर ना ही अराइवल टाइम को देखा जाता है और ना ही बस टाइम को देखा जाता है। बहुत ही फंडामेंटल लॉजिक सा कॉन्सेप्ट है कि प्रोसेस के साथ आपको प्रायोरिटी दी हुई है, आपको किसी भी चीज़ को ध्यान में नहीं रखना है और सीधे प्रायोरिटी के बेस पे CPU को अलॉट करना है। लास्ट पॉइंट है इसका कि ये दोनों ही अप्रोच को अप्लाई करती है। तो हाँ, ये प्रिमिटिव भी होती है और ये नॉन प्रिमिटिव भी होती है। अब हम नॉन प्रिमिटिव के कॉन्सेप्ट को समझते हैं विथ एग्जाम्पल। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विथ नॉन प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखिए हमें नंबर ऑफ 5 प्रोसेस दी हुई है जिसके साथ अराइवल टाइम भी है और बर्स्ट टाइम भी दिया हुआ है। यहाँ पर जो प्रायोरिटी है एक कॉलम सारी प्रोसेस के प्रायोरिटी का भी है। यहाँ पर हमने इसे सॉल्व करने से पहले प्रायोरिटी को सेट कर दिया है। यहाँ पर हमने नॉर्मल प्रायोरिटी सेट की है। यदि 2 है, 2 मीन्स लोअर प्रायोरिटी क्योंकि वो छोटा नंबर है, और 5 है तो 5 मीन्स हायर प्रायोरिटी क्योंकि वो डिजिट बड़ा है। आइए सॉल्व करते हैं, गैंट चार्ट को प्रिपेयर करते हैं। गैंट चार्ट को बनाने से पहले जैसा मैंने आपको बताया है कि आपको हर एल्गोरिथम में फर्स्टली अराइवल टाइम को ही देखना होगा, चाहे भले ही कॉन्सेप्ट हमारा प्रायोरिटी पे है, क्योंकि जब तक आपकी जो प्रोसेस है वो क्यू में नहीं आएगी तो आप किसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो फर्स्टली हमें देखना है अराइवल टाइम और उसके बाद देखना है हमें प्रायोरिटी को। अराइवल टाइम यहाँ पर देखिए सबसे पहले 0 अराइवल पे हमारे पास आई है P1 प्रोसेस। तो P1 की जो प्रायोरिटी है वो है 2 जो कि लो डिजिट है। तो हमने फर्स्टली यहाँ पर P1 को अलॉट कर दिया है और P1 का जो बर्स्ट टाइम है जो है टोटल 4। तो यहाँ पे पूरे 4 मिलीसेकेंड तक हमारी P1 एग्जीक्यूट हुई है और जैसे ही 4 मिलीसेकेंड आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इस 4 मिलीसेकेंड में जो नंबर ऑफ 5 प्रोसेसेस सभी रेडी क्यू में आ चुकी हैं। तो इसके बाद आपको अराइवल टाइम को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ हम प्रायोरिटी के बेसिस पे उनका अलॉटमेंट कराएंगे और एग्जीक्यूशन कराएंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस को देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है यहाँ पर P4। अब यहाँ पर देखिए P4 को क्यों लिया है, क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी है वो हाई है और उसके बाद जो P5 है उसकी भी प्रायोरिटी 5 है। ये दोनों ही हाई है। बट जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि जब 2 प्रोसेस आपकी सेम प्रायोरिटी की हो तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट ऑर्डर को ही मेन कॉन्सेप्ट लेते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे P4 को हमने पहले लिया है और इसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम है 5। तो 4 + 5 हो गया 9। यहाँ पे P4 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम P5 को लेंगे क्योंकि नेक्स्ट उसकी प्रायोरिटी है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसकी जो बर्स्ट टाइम है वो है 2। तो यहाँ पर आपका हो गया 9 + 2। तो P5 भी आपका कंप्लीट हो गया 11 मिलीसेकेंड पे। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है P3। P3 की जो प्रायोरिटी है वो है 4 और उसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम है 1 मिलीसेकेंड। तो 11 + 2 = हो गया आपका
12। नेक्स्ट है आपका P2 और जो लास्ट प्रोसेस है इसका एग्जीक्यूशन टाइम है 3। तो आपने जो है लास्ट P2 को एग्जीक्यूट कराया और टोटल 15 मिली सेकेंड में जो आपकी पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसा कि हमने अभी तक सारे एल्गोरिथम्स में कैलकुलेट किया है टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, उसे ही हम कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद एवरेज निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम देखते हैं, उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, जैसा मैंने पहले बता चुकी हूँ आपको, कंप्लीट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड में सारे मैंने कैलकुलेशन फटाफट कर दिए हैं। मैं रैंडमली आपको एक और दो प्रोसेस का बता रही हूँ क्योंकि यहाँ जो टर्न अराउंड टाइम है वो मैंने फॉर्मूले के साथ बताया है। तो रैंडमली यदि हम देखते हैं P3 का, तो P3 का यहाँ पे कंप्लीशन टाइम है 12 और जो उसका अराइवल टाइम है वो है 2। तो 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। इस तरीके से हमने इसका टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लिया है। सेम इसी तरह हम वेटिंग टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे भी हम किसी एक रैंडमली प्रोसेस को ले लेते हैं, हम P5 को ले लेते हैं और उसका वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। अब 7 देखिए यहाँ पर आपकी P5 कहाँ कंप्लीट हो रही है, जो टर्न अराउंड टाइम है वो है 7 और जो आपका P5 का टाइम है वो है बस टाइम 2। तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 5। तो इस तरीके से आप सभी प्रोसेस का 1 बाय 1 टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। और एवरेज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, सारी इंडिविजुअल प्रोसेस को आप ऐड करिए, देन नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विथ प्रिमिटिव अप्रोच। इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी चेंज है। जैसा आपको नॉन प्रिमिटिव के डेफिनेशन तो पता ही है कि एक बार CPU अलॉट होने के बाद हम तब तक उसको रिलीज़ नहीं कराते जब तक कि वो खुद का पूरी कंप्लीट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन ना कर ले। मगर जो हमारी प्रिमिटिव एल्गोरिथम है उसका कॉन्सेप्ट चेंज है। यहाँ पे हम उसका जो प्रायोरिटी है, यदि रनिंग प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है और उस समय दूसरी प्रोसेस आ रही है जिसकी उससे भी ज़्यादा हायर प्रायोरिटी है, तो हम वहाँ पे CPU के कंटेंट को रिलीज़ करा के उसे नेक्स्ट जो प्रोसेस आई है उसे अलॉट कर देंगे CPU का कंट्रोल। तो ये हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम के एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ। और इसी के साथ मैं आपसे बोलूँगी थैंक यू।